हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो उसका बिहेवियर या उसका व्यवहार कैसा होता है, और साथ ही साथ में प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम जो है वो दो टॉपिक, जैसे कि आपको यहाँ हेडिंग के रूप में दिख भी रहे, दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संधारित्र जुड़ा हुआ हो, तो संधारित्र के बारे में बात की जाएगी। तो संधारित्र क्या होता है इसके बारे में तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते ही है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में और भी बातें समझ में आएगी कि संधारित्र का, देखो संधारित्र बेसिक करता क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और ये एनर्जी जो स्टोर है ये बेसिकली एसी के अंदर कैसे बिहेव शो करता है, किस तरीके से इसका व्यवहार होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे प्रेरकत्व के बारे में, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। दो तरीके की एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है, उपकरण होते हैं, एक संधारित्र होता है, एक प्रेरकत्व होता है। संधारित्र किस फॉर्म में ऊर्जा को करता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जबकि बात की जाए प्रेरकत्व की तो यह बेसिकली चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली हेडिंग कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो उस केस के अंदर बेसिकली किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज और करंट का व्यवहार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं बढ़िया सी। जब एसी स्रोत के साथ शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है तो संधारित्र बेसिकली हम पहले के जो लेक्चर्स है उन लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी युक्ति है जो बेसिकली स्थिर वैद्युत ऊर्जा को, आवेशों को ग्रहण करता है और उनको अपने पास रखता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब एक साथ आवेश को डिस्चार्ज करता है, विसर्जन करता है। तो उसी संधारित्र के बारे में बात की जा रही है। तो मान लीजिए हमारे पास एक संधारित्र का उपकरण है, यह संधारित्र का सिंबल होता है, सबको पता है भाई। और इस संधारित्र को हमने बेसिकली किया क्या, एक एसी स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एसी जो है ये किस रूप में चलेगी, तो V इज इक्वल टू वही V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। और संधारित्र की धारिता जो है वो कितनी है, C। धारिता का मतलब अपन पहले ही समझते हैं कि धारिता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है आवेश को संग्रहित करने का किसी भी चालक का। तो यहां पे दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच में आवेश के संग्रहण का गुण है, उसी को संधारित्र की धारिता बोली गई है। तो हमने मान लिया कि इसकी कैपेसिटी, एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, C। तो ये संधारित्र की धारिता C और वोल्टेज हमने जोड़ दिया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब इसके अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात लॉजिकली सोचो कि जो वोल्टेज मैंने यहां से दिया है वो सारा का सारा वोल्टेज किसको जाएगा, संधारित्र को जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई उपकरण इसके साथ जुड़ा हुआ है नहीं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग भी देखें तो जो वोल्टेज दिया जाएगा वो सारा का सारा किसके अक्रॉस चला जाएगा, इस संधारित्र के अक्रॉस। तो संधारित्र के ये जो दो पॉइंट है एक्स और वाई मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा इसको लिखेंगे VC, C फॉर कैपेसिटर, वोल्टेज C के अक्रॉस, C के सिरों पर। तो C के सिरों पे वोल्टेज कितना लिखा जाएगा, VC लिखा जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं चित्र से कि जो VC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। जितना वोल्टेज दिया गया वो सारा कहां पे जाएगा, इसके सिरों पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं परिपथ से क्या कहा जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के सिरों का जो वोल्टेज होगा वो कुछ नहीं, वो वही वोल्टेज होगा जो हमने इसको स्रोत से अप्लाई किया है। जो हम यहां पे लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज हो गया। जो C के सिरों का वोल्टेज होगा वो वही होगा जो आरोपित वोल्टेज है। अब अपन को पता है कि जब अपन ये
4th चैप्टर के अंदर संधारित्र वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि संधारित्र का जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को लिखने का एक दूसरा नाम और होता है, वी नो दैट। ये अपन पिछले लेक्चर में, पिछली जो चैप्टर है उनके अंदर पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट यहां पे अप्लाई किया जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये बेसिकली होता है Q डिवाइड बाई C। क्या होता है? Q डिवाइड बाई C। ये Q क्या होता है? चार्ज, आवेश, क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा, ये चार्ज को स्टोर करेगा और जब रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये अगर ये मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी। तो चार्ज को स्टोर करने वाला जो उपकरण होता है उसी को संधारित्र बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए संधारित्र की धारिता स्टोर करने की कैपेसिटी C है और वो Q चार्ज स्टोर करता है, तो उसके विभवांतर को, उसके वोल्टेज को ऐसे लिखा जाएगा, वोल्टेज C के सिरों पर बराबर Q डिवाइड बाई C। क्लियर बात? इस वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, Q डिवाइड बाई C। Vc की वैल्यू क्या रख दी? Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यही हो गया। तो अगर मैं यहां से Q निकालूं तो Q की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी? C V नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपने को निकालनी है करंट, क्योंकि वोल्टेज अपने को पता है, अपने को वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चाहिए, करंट के बीच में फेज बनाना है कि कितना आगे पीछे चल रहा है वोल्टेज और करंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रतिरोध के बारे में देखा था। ठीक उसी तरीके से अपने को अब संधारित्र की बात करनी है। तो धारा कैसे निकाले? तो धारा निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि हमारे पास आवेश आ गया और विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, dq बाई dt। यही होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। तो अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास Q की वैल्यू तो आ चुकी है। Q बेसिकली क्या है? C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो तो जरा देखो क्या रिलेशन आ रहा है, d बाई डी टी। Q की जगह पे लिखेंगे C V नॉट साइन ओमेगा टी। यही बन गया। जरा ध्यान से देखिए, Q की वैल्यू यही थी, C V नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो वैल्यू हमने Q की जगह पे रिप्लेस कर दी। अब जरा ध्यान से देखो, C और V नॉट, C क्या है? संधारित्र की धारिता। जो वोल्टेज को चेंज करने से धारिता नहीं बदलेगी, वो अगर एनर्जी अगर C के रूप में स्टोर कर रहा है, जितनी उसकी धारिता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं बदलेगी, तो C कांस्टेंट। और V नॉट क्या होता है? शिखर मान वोल्टेज का, और शिखर मान भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि शिखर मान भी बदलता नहीं है, वो तो उसकी पीक वैल्यू है। तो C भी कांस्टेंट और V नॉट भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को बाहर फेंक दो तो ये लिखा जाएगा I इज इक्वल टू C V नॉट d बाई डी टी। किसका कर दोगे? साइन ओमेगा टी। इसी का अपने को अवकलन करना है। और अभी तक आई होप आप लोग अवकलन पढ़ चुके होंगे, तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और टी का जो क्या कह सकते हैं गुणांक है वो है ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा गुणा में। तो देखिए इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो ये आएगा I इज इक्वल टू C V नॉट, और जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही बन गया। तो अगर इसको लिखा जाए तो I इज इक्वल टू लिखेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिखे तो ओमेगा C, ओमेगा के साथ C को ले लिया, और V नॉट कॉस ओमेगा टी। यही बना। अब अपने को इसको प्रतिरोध के रूप में बनाना, क्योंकि करंट बराबर क्या होती है? करंट होनी चाहिए I इक्वल टू आई नॉट आना चाहिए। यहां पे तो ओमेगा C V नॉट आ रहा है, तो इसको देखो थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ध्यान से देखिए क्या चेंज किया गया, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। V नॉट अपनी जगह पर, ओमेगा C को लिखने का तरीका चेंज किया है, लेकिन गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, डिवाइड में लिखा है, अल्टीमेटली ये ऊपर है। ऐसा क्यों किया गया वो अभी समझ में आएगा। तो इसको लिखने का दूसरा नाम ये भी हो सकता है, और आगे वाली टर्म को एज इट इज रखो। V नॉट तो आ गया कॉस ओमेगा टी। यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा है ना 1 डिवाइड बाय ये पूरी टर्म,
इस पूरी टर्म को हम एक नया नाम देते हैं और यह नाम बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है। 1/ωc इसको बोलते हैं XC। X और नीचे क्या लगा दिया हमने, C लगा दिया, तो ये कहलाएगा XC। और XC बेसिकली क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या होता है बच्चों, धारितीय प्रतिघात होता है। मतलब धारितीय प्रतिघात बेसिकली आपको बता क्या रहा है, धारितीय प्रतिघात ये बेसिकली संधारित्र जो धारा प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। कि एक संधारित्र को जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे तो धारा के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न करेगा, यह बाधा का नाम ही क्या होता है, धारितीय प्रतिघात होता है। इसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं XC। और एक तरीके से यह प्रतिरोध का काम ही करता है क्योंकि रुकावट पैदा कर रहा है, आवेश को प्रवाहित होने से रोक रहा है, आवेश को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको XC को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात। और याद रखना इसका जो मात्रक होता है, यह मात्रक होता है ओम। यह कई बार पूछ लेते हैं बोर्ड में कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक सिंपल सा क्या बता के आओगे, ओम इसका मात्रक। क्योंकि एक तरीके से रुकावट है, बाधा है, ये जो संधारित्र है ये धारा के प्रवाह होने में रुकावट उत्पन्न करेगा। ये देखिए जब धारा प्रवाहित होगी तो ये आवेश को स्टोर करने का काम करेगा, तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है और बाधा का नाम ही हमने क्या दिया है, XC दिया है, धारितीय प्रतिघात दिया है। चलिए तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे। तो अब हमारा जो ये टर्म बन गई 1/ωc को लिख लिया गया XC। तो ये क्या रिलेशन लिखा गया, I = I0 या फिर ये हो जाएगा V0/XC। क्योंकि 1/ωc जो बना था पिछले वाली स्लाइड पे देखो 1/ωc, इसको हमने बेसिकली क्या लिख लिया है, XC लिख लिया है। तो ये XC लिखते ही ये XC लिख लिया तो V0/XC हो जाएगा। तो ये V0/XC और आगे क्या लिखेंगे, cos ωt। अब जरा ध्यान से देखिए, तो V0 है शिखर वोल्टेज और XC क्या है, प्रतिरोध, रुकावट। और वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध तो धारा होती है। और यहां पे धारा कौन सी हो जाएगी, शिखर धारा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, शिखर वोल्टेज की हो रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि V0/XC ये बेसिकली क्या लिखा जाएगा, I0 लिखा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, धारा का शिखर मान। धारा का क्या बोला जाएगा, शिखर मान बोला जाएगा। तो ये लिखा गया I0। तो इस पूरी टर्म को हटा करके V0/XC को हटा करके क्या पुट किया जाएगा, I0 पुट किया जाएगा। तो ये लिखा गया I = I0 cos ωt। ठीक, तो ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, वो ध्यान रखना। एक फॉर्मूला ये भी है, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक फॉर्मूला V0/XC है जिसको हम I0 कह रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। एक फॉर्मूला ये भी है I = I0 cos ωt। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी करंट जो है वो करंट बेसिकली आ रही है I0 cos ωt, जबकि हमारा वोल्टेज जो है, जो हमने वोल्टेज स्टार्टिंग में अप्लाई किया, इधर ध्यान से देखो तो sin ωt है। वोल्टेज किसके पदों में चल रहा है, sin ωt के, जबकि करंट आ रही है वो किसके पदों में आ रही है, cos ωt के पदों में आ रही है। तो cos ωt को sin में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को चाहिए तो sin। तो cos ωt को लिखने का जो तरीका होगा, इस cos ωt को लिख सकते हो sin π/2 + ωt। क्या लिखा जा सकता है, sin π/2, क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप कि sin 90 + थीटा cos थीटा होता है। तो ये बेसिकली ωt है क्या, थीटा है। तो sin 90 ये π/2 रेडियन प्लस थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो हम यहां से cos थीटा को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो बेसिकली क्या लिखेंगे, sin π/2 + ωt। तो अगर आगे देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा I = I0 sin ωt + π/2 या π/2 + ωt, बात एक ही है। तो ये हमारे पास रियलिटी में करंट की इक्वेशन रहेगी, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो ये हमारे पास में करंट रहेगी। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या था, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज बेसिकली क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये है वोल्टेज, ये है करंट। तो जरा ध्यान से देखें तो V यहां तो ये शिखर मान हो जाएगा, ये आई नॉट और ये वी नॉट, और ये बेसिकली देखें तो ये साइन के दोनों घटक चल रहे हैं। लेकिन अगर बड़े ध्यान से समझे तो वोल्टेज तो चल रहा है ओमेगा टी में, वोल्टेज किसमें चल रहा है, ओमेगा टी में, लेकिन करंट चल रही है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब करंट जो है, धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू अग्रगामी है, क्योंकि प्लस आ रहा है। प्लस क्या बता रहा है कि धारा जो होती है वो आगे चलती है, वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली पीछे होता है। तो ये बात हम यहां पे नोट पॉइंट के रूप में, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः शुद्ध संधारित्र के एसी स्रोत से जुड़े होने पर धारा वोल्टेज से पाई बाई टू रेडियन अग्रगामी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पाई बाई टू रेडियन, और वो भी वोल्टेज से कैसे चल रही है, आगे चल रही है। मतलब आपकी जो करंट होगी वो वोल्टेज से पहले चलेगी, मतलब पाई बाई टू का इसके अंदर कलांतर रहेगा। तो अगर कलांतर की बात की जाए संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए V व I में कलांतर, तो कलांतर जिसको अपन फाई कहते हैं, ये फाई क्या होगा, पाई बाई टू रेडियन। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि संधारित्र, शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है, तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर कितना होता है, तो पाई बाई टू रेडियन। और अगर पूछ ले कि कौन आगे होता है, तो करंट अग्रगामी होती है, किससे, वोल्टेज से। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, ये चल रहा है ओमेगा टी में और ये चल रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये प्लस क्या कह रहा है, अग्रगामी, आगे चल रही है। अगर यहां माइनस आता तो पश्चिगामी लिखते। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, अग्रगामी के लिए आया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।